सातवीं समाजीय विज्ञान इतिहास खंड से हम इसके पहले जो है पढ़े थे, वो थी मुगल साम्राज्य के स्थापना के विषय में। आज जो है हम देखते हैं जो विरोध और विद्रोह का समय है। बादशाह अकबर जो है 50 साल तक जो है शासन करता है, एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना करता है। उसके बाद उसका जो बेटा है जहांगीर, ये 1606 से लेकर 1627 तक, और फिर उसके बाद जो है जहांगीर का बेटा जो शाहजहां है, वो 1627 से लेकर के 1658 तक बादशाह रहा। तो शाहजहां के काल में दिल्ली में लाल किला बना, जामा मस्जिद बना, आगरा में जो प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ। फिर 1657 के बाद जो बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा, तो उसके जो 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाह शुजा और मुराद, ये बादशाह बनने के लिए आपस में फिर लड़े। और इस युद्ध में फिर औरंगज़ेब जो है अपने सभी भाइयों को पराजित कर दिया और 1658 में दिल्ली का बादशाह बनता है। उसने अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया था और कैद में ही 8 वर्ष बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो ये इस प्रकार से राज सत्ता पाने के लिए, शासन करने के लिए किस तरह से जो है औरंगज़ेब जो है अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपने पिता को वो बंदी बना लेता है। लेकिन औरंगज़ेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ, ये भी बात है। उस वहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में हम देखें तो प्राचीन जो शासन पद्धति प्रचलित थी, क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के मुगल सूबेदार शासन करने का उल्लेख नहीं मिलता। ये सब जगह जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है प्राचीन जो शासन पद्धति थी वही चल रहा था। यहाँ कोई मुगल सूबेदार शासन करने के लिए नहीं आया था। यदि आया रहता तो उसकी ज़रूर कुछ न कुछ साक्ष्य मिलता। देखिए, किसानों और जमींदारों का विद्रोह, जो शाहजहां और औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में किसानों की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी थी। जो पूरे साम्राज्य का आर्थिक भार इन्हीं पर पड़ रहा था। सेना का खर्च हो गया और जो बड़े-बड़े इमारत बने जैसे लाल किला, ताजमहल जैसी इमारतों का निर्माण में भी काफ़ी खर्च हुआ था। इससे नतीजा ये हुआ कि किसानों पर लगातार जो है लगान का बोझ बढ़ता गया। ये सारे काम किससे होते थे? किसान जो लगान देता था ना, उसी से ही ये सारा खर्च निकलता था। तो अकबर के समय जो है किसानों से सरकारी लगान के अलावा गाँव के जो जमींदार, मुखिया, पटवारी आदि भी किसानों से वसूली करते थे। जब लगान ज़्यादा हो जाता था तब किसान या तो गाँव छोड़कर चले जाते थे या फिर मिलकर के शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। औरंगज़ेब के समय कई विद्रोह हुए, जिसमें किसानों की सक्रिय भूमिका थी। जैसे मथुरा के पास जाट किसानों का विद्रोह, अलवर के मेवाती लोगों का विद्रोह, पंजाब के सतनामी जो पंथी हैं, सिखों का विद्रोह, बुंदेलखंड में बुंदेलों का विद्रोह और अफ़गानिस्तान में रोशनियाओं का विद्रोह। तो इस तरफ से देखें तो स्थानीय जमींदारों ने किसानों का साथ तो दिया। जमींदार भी चाहते थे कि वे भी एक स्वतंत्र राजा बने और किसानों और जमींदारों के इन विद्रोहों से जो है मुगल साम्राज्य की जो है जड़ें हिला कर रख दी थी। वो समझ गए थे कि अब ज़्यादा दिन का ये है नहीं। फिर भी हम देख रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं कि जागीरों की कमी कैसे होती है। मुगल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन अमीर के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी। इस तरह से जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और अनुशासनहीनता ये बढ़ रही थी। इस समस्या से बचने के लिए जागीरों के अंदर ही खेती को जो है बढ़ावा दिया जा सकता था, ताकि जागीरदारों की आय बढ़ सके। परंतु जागीरदारों की इस काम में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि जागीरदार का तबादला होता रहता था और हमेशा जागीरों के छीने जाने का भी डर बना रहता था। साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश थी। औरंगजेब जो है साम्राज्य बढ़ाता है जागीरों की कमी से निपटने के लिए। एक ही रास्ता था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाए और दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिला ले। तो इस प्रकार से देखें तो मुगल साम्राज्य के पूर्व में एक अहोम राज्य था, जो कि अभी वर्तमान में असम राज्य है। तो औरंगजेब ने अमीर मीर जुमला से अहोम राजा को हरा दिया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन मीर जुमला के मरने के बाद असम मुगलों के हाथ से फिर से निकल गया। मुगल साम्राज्य के दक्षिण में दो महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा थे। औरंगजेब ने सन 1687 तक
इन दोनों राज्यों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब जीत तो गया था, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में उसकी कठिनाइयाँ बढ़ गई है, और औरंगजेब के जो जीवन है वो आखिरी और सबसे कठिन समय रहा, और इन जीते हुए राज्यों को, अधिकारियों को जो है अपने पक्ष में करने के लिए उसने जागीरें भी उसको देनी पड़ी थी। तो इस समय राज्यों से जितनी लगान आमदनी होती थी, उतनी ही वहाँ के अमीरों पर खर्च हो जाती थी। इस तरह से इस विजय से कुछ खास लाभ उसको होता नहीं है, और फिर उसने उसकी जो है जागीरों की समस्या जो है जस की तस बनी रही। इस समय हम देखें तो जोधपुर में और मेवाड़ का जो है विद्रोह हुआ। जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह, और उसके बाद जो औरंगजेब का जो उस औरंगजेब उसके बेटे की जगह किसी और को वहाँ का राजा नियुक्त करना चाहता था। जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह के बाद औरंगजेब उसके बेटे की जगह, जसवंत सिंह के बेटे की जगह औरंगजेब जो है किसी और को वहाँ का राजा नियुक्त करना चाहता था। लेकिन जो राठौड़ वंश के राजपूत हैं, ये स्वीकार नहीं करते हैं और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जिसमें उसे मेवाड़ जो उदयपुर के जो राणा का भी सहयोग मिलता है। और यहाँ तक कि औरंगजेब के निर्णयों से नाखुश होकर के उसके बेटे ने भी राजपूतों का साथ दिया, और इसके बाद जो युद्ध हुआ जिसमें राजपूतों की हार तो हुई, मगर वे लंबे समय तक लड़ते रहे। शिवाजी का जो जिक्र हो रहा है यहाँ पर देखिए, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का जो है चित्र दिया हुआ है, किस तरह से उनके घोड़े चेतक पर जो है वो सवार हैं। शिवाजी व मराठा राज्य। मराठे महाराष्ट्र की पश्चिमी पहाड़ी भागों में रहने वाले कुशल योद्धा थे। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिणी राज्यों में मराठा सरदारों को ऊंचा पद मिला, और ऐसे ही सरदार शाहजी भोंसले और उसकी जो पत्नी जीजाबाई का बेटा शिवाजी था। शिवाजी एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। तो शुरू में जो है शिवाजी ने छोटे छोटे मराठा जमींदारों को हरा करके उनके क्षेत्र और किलों को अपना अधिकार किया। फिर बीजापुर के सुल्तान से लड़ते रहे, और अंत में बीजापुर के सेनापति अफजल खां को मार करके महत्वपूर्ण विजय पाई। इसके बाद शिवाजी का सामना मुगलों से हुआ, और शिवाजी ने मुगल सेनापति को भी हरा करके अपमानित किया। उसने मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र सूरत पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने शिवाजी पर काबू पाने के लिए राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने व आगरा जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होने पर राजी किया। तो दरबार में शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से नाराज होकर औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता से बाहर निकलने में सफल हुए और वापस महाराष्ट्र पहुंच गए, और वहां से फिर मुगलों से लड़ते रहे। मुगल की सेना से लड़ने का उनका एक अनोखा तरीका था। वो सीधा युद्ध नहीं करते थे, बल्कि एक प्रकार से देखें तो छापा मार युद्ध करते थे, और युद्ध के इन तरीकों से बड़ी से बड़ी सेना को वो हरा सकते थे। शिवाजी 1674 में खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेते हैं और छत्रपति की उपाधि धारण कर लेते हैं। सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु पर तक का ये इनका राज्य रहता है। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया, मगर जो मराठा राज्य है और औरंगजेब के बीच में जो है संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब की जो है हम धार्मिक नीति के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या था। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो तो धार्मिक सहिष्णुता थी। सभी धर्मों को वो समान रूप से मानते थे और उसे सीख लेते थे। लेकिन औरंगजेब की जो एक रूढ़िवादी मुसलमान थे, वे चाहते थे कि मुगल साम्राज्य इस्लाम के नियमों के कानून पर चले। तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक मिला जुला स्वरूप दिया था और सभी धर्मों का आदर होता था। लेकिन औरंगजेब इस नीति को स्वीकार नहीं करता है, और सबसे पहले दरबार में उसने जो गैर इस्लामी परंपराओं को भी बंद कर देता है। उसने संगीत, चित्रकला और दूसरे धर्मों के व्यवहार को मनाना आदि ये सब चीज़ों को बंद करवाता है, और कई ऐसे कठोर नियम भी लागू करता है कि दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंचती है। हिंदुओं पर जो जजिया कर को फिर से लागू करवा देता है, और कई मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश देता है।
औरंगज़ेब के समय किसान और ज़मींदार का विरोध तीव्र हो गया था। मनसबदार को देने के लिए जागीरों की कमी हो गई थी और ऐसे में मुगल साम्राज्य संकट से गुजर रहा था। औरंगज़ेब चाहता था कि कट्टर नीतियों के कारण सभी मुसलमानों को वो अपने साथ रख सकेगा। औरंगज़ेब की इस नीति से मुगल साम्राज्य को ही नुकसान हुआ और साम्राज्य में कई जो है धर्मों का सहयोग से जो बना हुआ था, शायद इसी बात को स्वीकार करने में औरंगज़ेब ने कई हिंदू मंदिरों और मठों को भी दान दे दिया। और उज्जैन के जो महाकाल मंदिर है, चित्रकूट का जो राम मंदिर है, ऐसे दानों के आदेशों से आज भी देखे जा सकते हैं। एक बार सूरत शहर के एक काजी के विरोध में सारे हिंदू व्यापारी जो है शहर छोड़ कर के चले गए थे, इससे व्यापार ठप हो गया था। और तब अंग्रेज जो औरंगजेब ने उन व्यापारियों को पत्र लिख करके आश्वासन देते हैं कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। यही नहीं, कट्टर नीतियों के बावजूद जो है दरबार के सर्वोच्च पदों पर जय सिंह और जसवंत सिंह जैसे हिंदू थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अमीरों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई और फिर देखें तो अकबर के समय जो कुल 30 हिंदू अमीर थे, शाहजहाँ के समय वो 98 हिंदू अमीर हो गए और औरंगजेब के समय जो है अमीरों की संख्या बढ़ करके 182 हो गई थी। तो ज़्यादातर जो है राजपूत और मराठा थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद जो है उत्तराधिकारी के लिए जो है युद्ध शुरू हुआ। जो उसके 4 जो बेटे थे औरंगजेब, तो ये कई जमींदारों ने भी विद्रोह किया, अपनी स्वतंत्र राज्य बना लिए। जैसे मराठों का जो है अलग राज्य बना, जाट जमींदारों का जो है एक स्वतंत्र राज्य बनता है, पंजाब के सिख भी स्वतंत्र हो गए। अब देखते हैं कि हैदराबाद, बंगाल और अवध प्रांत के जो सूबेदार हैं उन्होंने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से ये सभी नाम के लिए स्वयं को मुगल बादशाह के अधीन मानते थे, लेकिन वास्तव में ये स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था और फिर एक बार जो है जो विशाल मुगल साम्राज्य था वो टूट गया। और इस समय हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है रतनपुर और रायपुर राज्य में कलचुरी राजा राज कर रहे थे। तो हम पढ़ेंगे कलचुरी शासक के बारे में। और ये था मुगल साम्राज्य की बातें। आशा है आपको बहुत कुछ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम एक दूसरे अध्याय में फिर मिलते हैं बच्चों। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।